हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा कल हमने पब्लिक डिपॉजिट्स और कमर्शियल पेपर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। ठीक है जी, आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बेटा एनसीईआरटी से कंफर्म करेंगे। एक सेकंड का सोच। तो कल हमने पब्लिक डिपॉजिट्स और कमर्शियल पेपर में कुछ सिमिलैरिटीज जानी और कुछ बेटा डिफरेंसेस जाने। बेटा दोनों शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, एक साल के अंदर अंदर पैसे वापस। दोनों अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, कंपनी की कोई एसेट गिरवी नहीं होगी। ये पब्लिक को इशू होते हैं, ये कंपनीज कॉर्पोरेट को इशू होते हैं। इसका दूसरा नाम इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स भी था। दोनों इशू करने का फायदा क्या है बेटा? अगर इनमें से आप कोई भी इशू कर रहे हो तो बेटा इन्वेस्टर्स को भी फायदा और आपको भी फायदा। आप कंपनी बैंक लोन लेने जाते 10, 11, 12% पे लेके आते, और बेटा इन्वेस्टर, अगर मैं पब्लिक की बात करूं, ये अगर एफडी भी खरीद ले तो एफडी पे भी मैक्सिमम 6% ब्याज। तो बेटा आपने क्या किया, आपने पब्लिक डिपॉजिट इशू किया, आपने पब्लिक को कहा ये खरीद लो 8% ब्याज दूंगा, तो पब्लिक की भी चांदी आ गई। 6% से ज्यादा कभी कमा नहीं पाते थे, यहाँ 8% कमाने का मौका मिल गया। और बेटा कंपनी की भी चांदी आ गई, क्योंकि कंपनी को कभी 10, 11% से सस्ता लोन नहीं मिलता था, अब लोन भी मिल गया और 8% पे मिल गया। ठीक है जी, याद है ये बात बेटा? उसके अलावा मैंने बात करी थी कि कमर्शियल पेपर हो या पब्लिक डिपॉजिट, दो पर्पस के लिए इशू होते हैं, इधर फॉर द सीजनल एंड द वर्किंग कैपिटल नीड, और बेटा दूसरा पर्पस क्या था, फ्लोटेशन कॉस्ट मीट आउट करने के लिए। जब भी कमर्शियल पेपर फ्लोटेशन कॉस्ट मीट आउट करने के लिए इशू होते हैं, इसका नाम बदल जाता है, इसको हम बोलने लगते हैं ब्रिज फाइनेंस। ठीक है जी, इतना इंट्रोडक्शन मैंने करा दिया था, अब बात को आगे बढ़ा रहे हैं। बेटा एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू कर रहे हैं पब्लिक डिपॉजिट। पढ़ते हैं जी। पढ़ना बेटा, आपने काम करना है बेटा, शुरू की यहां से शुरू करके बेटा यहां तक पढ़ना है, ऑफ अ बिजनेस तक, ऑफ अ बिजनेस तक। ठीक है जी, मैं आपके साथ साथ ही पढ़ूंगा। कहते हैं दैट डिपॉजिट्स दैट आर रेज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक आर नोन एज पब्लिक डिपॉजिट। वो डिपॉजिट जो डायरेक्टली पब्लिक से लिए जाएं, इसलिए उसको पब्लिक डिपॉजिट बोल रहे हैं। कहते हैं रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स आर यूजुअली हायर देन दैट ऑफर्ड ऑन बैंक डिपॉजिट। बेटा ये जो रेट एंड डिपॉजिट के, कहता है हमेशा ज्यादा होते हैं बैंक डिपॉजिट से। एफडी खरीदते हैं 6% पे तो मिलती, पब्लिक डिपॉजिट का रेट क्या होगा, आपके बैंक डिपॉजिट से ज्यादा होगा, 8-9% होगा। आपको भी फायदा होगा, कंपनी को भी फायदा होगा। दोनों बातें भी क्लियर, दो लाइन आगे बढ़ो जी। एनी पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन डिपॉजिटिंग मनी इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन डू सो बाय फिलिंग अप अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। अगर आप किसी कंपनी का पब्लिक डिपॉजिट खरीदना चाहते हो तो बेटा एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होगा, वो भर लो और बेटा अपने पैसे जमा करा दो। कहता था ऑर्गेनाइजेशन इन रिटर्न इशू अ डिपॉजिटरी रिसीट एज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। कहता है जैसे ही आप वो फॉर्म जमा करके पैसे जमा करोगे, कंपनी आपको बदले में एक एक्नॉलेजमेंट देगी, और उस एक्नॉलेजमेंट पे लिखा होगा कि कंपनी ने कर्जा लिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे बैंक में करते हो। एफडी कराना है, एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में एप्लीकेशन देता हूँ, मैं एफडी कराना चाहता हूँ, इतने 1000 रुपए की कराना चाहता हूँ, ये वो बेटा जैसे ही बैंक में देते हो, बदले में एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिसपे बैंक मैनेजर लिख के देता है कि आपने इस बैंक में एफडी कराई है, इतने रुपए की कराई है, मैं छोटे पीरियड इतने टाइम के बाद इतने ब्याज के साथ मिलेगा, उसकी स्टैंप उसके साइन। बिल्कुल वैसे आपने पब्लिक डिपॉजिट कराना है, कंपनी का प्रिस्क्राइब फॉर्म भरो, बता दो मैं कितने रुपए देना चाहता हूँ, ठीक है जी, पैसे दो, बदले में कंपनी एक्नॉलेजमेंट देगी आपको कि आपने कर्जा लिया। कंपनी लिख के देगी मैंने कर्जा लिया इस पब्लिक के मेंबर से। कोई दिक्कत कोई परेशानी, सारी बात क्लियर। लास्ट में बेटा कहता है पब्लिक डिपॉजिट कैन टेक केयर ऑफ बोथ मीडियम एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। बेटा काट देना, कभी भी पब्लिक डिपॉजिट मीडियम टर्म के लिए इशू नहीं होते, ये बात 12th में आपको पता लग जाएगी। एनसीईआरटी यहाँ पर बताता है शॉर्ट टर्म के लिए, चाहे कॉमर्शियल पेपर है चाहे पब्लिक डिपॉजिट, कल ही बता दिया। इतना ही पढ़ना था इंट्रोडक्शन में। बताओ जी, इंट्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम लेनी है मुझे? आगे बढ़े, मैरिट्स डीमेरिट्स, चलो जी पुत्र। बेटा मैरिट्स की तरफ चर्चा को बढ़ाते हैं। एक काम करेंगे बेटा, 3 और 1 4, ठीक है जी बाबू, फटाफट से पढ़ते हैं। सबसे पहले थर्ड मेरिट पढ़ते हैं। कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट डू नॉट यूजुअली क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी। द एसेट्स कैन बी यूज्ड एज सिक्योरिटी फॉर रेजिंग लोन फ्रॉम अदर सोर्सेस।
बेटा सीधी सीधी सी बात, चार्ज वर्ड आ गया, बहुत बार आया, मैंने एक बार तो नहीं कभी इसकी चर्चा की। बेटा कहता कंपनी की एसेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, मतलब समझिए होंगे, कंपनी की एसेट्स गिरवी नहीं होगी। कल ही बोल चुका हूं बेटा, अनसेक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, कंपनी की एसेट गिरवी नहीं होती। और मैंने कहा था बेटा चार्ज की जगह अगर वर्ड मॉर्गेज लिखोगे तो और अच्छा है। क्लियर है बात? बेटा कंट्रोल भी डाइल्यूट नहीं होता, पब्लिक डिपॉजिट के पास कोई कंट्रोल थोड़ी होता है, कोई वोटिंग राइट थोड़ी होते हैं, वो सिर्फ इक्विटी शेयर के पास होते हैं। ये देखो ये लिखा हुआ है, एज द डिपॉजिटर डू नॉट हैव वोटिंग राइट, द कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज नॉट डाइल्यूटेड। मतलब उस टाइम पर मैंने कहा था डिवेंचर ढंग से पढ़ लो बेटा, और आज देख लो आज तक बेनिफिट मिल रहा होगा जिन्होंने वो पढ़ा है वो ढंग से। ठीक है जी, दोनों बातें क्लियर है? एसेट के ऊपर चार्ज नहीं आएगा, कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बेटा ये पढ़ना, कॉस्ट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट इज जनरली लोअर देन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बता चुका हूं कंपनी के लिए फायदा। बेटा कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट की कॉस्ट बोरोइंग की कॉस्ट से कम है। मैं अगर पब्लिक से ले रहा हूं तो 9% पे ले रहा हूं, बेटा बैंक से लोन उठाता तो 10 11 12% पे उठाता, तो मैं भी तो बच गया, मुझे भी तो फायदा लग गया। ठीक है जी, तीनों बातें क्लियर? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग से कम कॉस्ट है पब्लिक डिपॉजिट की, कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होगा, एसेट्स गिरवी नहीं होगी। पहला कहता है द प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग डिपॉजिट्स इज सिंपल एंड डज नॉट कंटेन एनी रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन एज आर जनरली देयर इन द लोन एग्रीमेंट। कहता है पब्लिक डिपॉजिट से पैसा लेना बहुत आसान है और कोई भी रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन नहीं होती एग्रीमेंट में। कल भी पढ़ी थी बात रिटेन अर्निंग। बाबू देयर इज ऑपरेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी, याद है आपको बात? रिटेन अर्निंग मेरा खुद का पैसा है, जहां मर्जी यूज करो, कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अच्छा बैंक लोन का पैसा कहीं पे भी लगा सकता हूँ, मैंने एग्जांपल दिया था, व्हीकल लोन ले रहा हूँ, कहीं पे भी लगा लो पैसा, मेरे नाम पे चेक ही नहीं आता बेटे। हाउसिंग लोन के लिए ले रहा हूँ पैसा, कहीं पे भी लगा लूं, मेरे नाम पे चेक ही नहीं आता बेटा। वहां ऑपरेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी बैंक लोन में, रिटेन अर्निंग में थी। हाँ मेरा पैसा था, जहां मर्जी यूज करो। बेटा यहाँ पर भी पूरी फ्रीडम है, जहां मर्जी पैसे को यूज करो। कहता है कोई रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन नहीं होती एग्रीमेंट में। आप पब्लिक को ये नहीं बताते आप पैसा कहाँ यूज करोगे, आप पब्लिक को ये कहते हो 9% ब्याज दूंगा मेरे को पैसा दे, ये नहीं बताना कहाँ यूज करोगे, जहां मर्जी यूज करो, कोई पूछने वाला नहीं है आपसे। कोई दिक्कत कोई परेशानी, चारों बातें क्लियर? एसेट गिरवी नहीं होगी, कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होगा, बेटा कोई रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन नहीं है, पैसे को जहां मर्जी यूज करो, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग से कम कॉस्ट है इसकी। आगे बढ़े, लिमिटेशन की तरफ बात को आगे बढ़ाते हैं बेटा। बाबू तीनों लिमिटेशन एक बार पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बाबू, क्या पब्लिक डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर से 100 करोड़ रुपए रेस किए जा सकते हैं? अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, 5-7-10 करोड़ की बात। कहता है कलेक्शन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स में प्रूव डिफिकल्ट पर्टिकुलरली व्हेन द साइज ऑफ डिपॉजिट रिक्वायर्ड इज लार्ज। कहता है पब्लिक डिपॉजिट से बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा करना डिफिकल्ट होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा। भाई भैया 5-7-10 करोड़ की बात करो, लिमिटेशन है इसकी, कल ही बोल चुका हूं। ठीक है जी बेटा, आगे बढ़ना। फर्स्ट वन, न्यू कंपनीज जनरली फाइंड इट डिफिकल्ट टू रेज फंड थ्रू पब्लिक डिपॉजिट। क्या कोई नई कंपनी, क्या कोई स्मॉल कंपनी बेटा पैसा रेज कर सकती है पब्लिक डिपॉजिट से? बेटा अनसिक्योर्ड चीजों में लोग नई नवेली कंपनियों पर विश्वास नहीं करते। मैंने कहा था ना, वरना मैं भी कंपनी बनाता, फ्रॉड एंड फ्रॉड लिमिटेड, अगले दिन पब्लिक डिपॉजिट बेचता और बाय बाय इंडिया। भैया ये सिर्फ उन्हीं कंपनियों के बिक पाते जो कंपनियां लार्ज हैं, जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत हाई है। बोला था ना, नई नवेली कंपनी पीडी बेच नहीं पाएगी बेटा, सीपी बेच नहीं पाएगी। पीडी मतलब पब्लिक डिपॉजिट, सीपी मतलब कमर्शियल पेपर, कोई नहीं बेच पाएगी। क्लियर है बेटा बात? सेकंड वन कहता है इट इज एन अनरिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस एज द पब्लिक मे नॉट रिस्पॉन्ड व्हेन द कंपनी नीड्स मनी। बेटा लेकिन आपको ये भी हिदायत दी गई कि आप बहुत ज्यादा रिलाय नहीं कर सकते पब्लिक डिपॉजिट पे। आपको पैसे की जरूरत हो आप पीडी इशू कर दो और बेटा पब्लिक रिस्पॉन्ड ना करे, ऐसा भी हो सकता है। अनसिक्योर्ड चीज है ना बेटा, पब्लिक का फेथ अनसिक्योर्ड चीजों पे इतना ज्यादा है नहीं। और अगर बेटा अनसिक्योर्ड जैसी चीज है, अगर वो इक्विटी जैसे गुण रखती है तो भी पब्लिक खरीद ले, लेकिन गुण आपके अंदर कुछ है नहीं, बस ब्याज मिलनी है। ऐसा हो सकता है पब्लिक है छोड़ यार, एफडी में सही तो बैठे हैं, 6% दे रही लेकिन सिक्योर्ड तो है, बैंक तो नहीं भागता।
ये तो अनसिक्योर्ड चीज है, चाहे 8% 2% ज्यादा, छोड़ अब नहीं करते 2% के चक्कर में इन्वेस्ट। ऐसी भी पब्लिक की सोच हो जाती है कई बार। तो बेटा एक अनरिलायबल सोर्स है, ऐसा हो सकता है पब्लिक रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। ठीक है पुत्र, बात क्लियर। अब बाबू कॉमर्शियल पेपर का ना इंट्रो नहीं पढ़ना, इंट्रो ना पब्लिक डिपॉजिट्स वाला कॉपी करना है, कट कॉपी पेस्ट यहाँ पर। बस बेटा जहां जहां पब्लिक वर्ड आए तो बेटा कॉर्पोरेट कंपनी लिखते हैं। यानी कि बेटा म्यूटेटस म्यूटेंडिस लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, म्यूटेटस म्यूटेंडिस मतलब होता है कट कॉपी पेस्ट करो सब्जेक्ट टू द नेसेसरी मॉडिफिकेशन। जो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़े वो कर लेना। जैसे कि बेटा यहां लिखा था द डिपॉजिट्स दैट आर रेज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक आर नोन एज पब्लिक डिपॉजिट्स। तो बेटा आप यहां लिखोगे द डिपॉजिट्स दैट आर रेज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द कंपनीज कॉर्पोरेट्स आर नोन एज कॉमर्शियल पेपर। समझ आई बात? पूरा मॉडिफाई कर लेना, चिपकाना कहां तक है बेटा, जहां तक हमने पहले पढ़ा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, इंट्रो चिपका लोगे पूरा सेम। बाबू मैरिट्स पढ़ेंगे काफी हद तक सेम मिलेंगी, बस बेटा इक्का दुक्का डिफरेंस हो सकता है। एक काम करेंगे बेटा, शुरू की 3 पढ़ना फटाफट से, पहली सेम, तीसरी सेम, दूसरी नहीं होगी, पढ़ना फटाफट से। शुभम सर अनसिक्योर्ड है, कोई रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन नहीं है, वहां पर भी यही था बाबू। क्या क्या बोला गया यहाँ पर, इट प्रोवाइड मोर फंड कंपेयर टू अदर सोर्सेस, ये वाली बात मत लिखना, बिल्कुल नहीं, गलत बात। जनरली द कॉस्ट ऑफ कमर्शियल पेपर टू द इशूइंग फर्म इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ कमर्शियल बैंकिंग, ये वाली बात से कि बोरोइंग की कॉस्ट से कम कॉस्ट आती है कंपनी को। बोरोइंग अगर 11-12% पे तो ये 8-9% पे। ठीक है जी, ये वाली लाइन कोट मत करना, बस यहीं से शुरू करना। द कॉस्ट ऑफ सीपी टू द इशूइंग फर्म इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ कमर्शियल बैंकिंग। फर्स्ट डन, थर्ड में एक लाइन कटवा दी, थर्ड डन। ठीक है जी, सेकंड पढ़ते हैं। एज इट इज अ फ्रीली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट इट हैज हाई लिक्विडिटी। बेटा लिक्विडिटी का मतलब समझते हैं आप? लिक्विडिटी मतलब कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। लिक्विडिटी का मतलब होता है कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। कहते हैं ये इंस्ट्रूमेंट फ्रीली ट्रांसफरेबल है, इसलिए बेटा बहुत हाई लिक्विडिटी रखते हैं। मतलब बताता हूं, मेरी कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड, प्लीज सामने देखना, नहीं तब देखना। मेरी कोई कंपनी एबीसी लिमिटेड, भव्य की कोई कंपनी है एक्सवाइजेड लिमिटेड, और आराध्य की कोई लिमिटेड है कंपनी है पीक्यूआर लिमिटेड। प्लीज सुनना बेटा, मैंने कॉमर्शियल पेपर इशू करे फॉर 10 मंथ्स, ठीक है, और मैं 5 करोड़ रुपए मांग रहा हूं। बेटा भव्य की कंपनी एक्सवाइजेड लिमिटेड, इसने मेरी कंपनी के 5 करोड़ रुपए के कॉमर्शियल पेपर खरीद लिए 10 महीनों के लिए। इसकी कंपनी को 5 महीनों के बाद पैसे की जरूरत पड़ गई। बेटा क्या ये मार्केट में बेच सकता है? बिल्कुल बेच सकता है। कॉमर्शियल पेपर मार्केट में बिकते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल है, आराम से बेचे जा सकते हैं। बेटा किसी का नाम लिखे होने से कॉमर्शियल पेपर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे को एक और हिंट देना हो तो याद है बेटा कभी हमने बियरर चेक की बात की हुई आपसे, करी हुई है बात, क्रॉस चेक की बात की हुई है। बियरर चेक क्या होता है? जिसके पास है वो मालिक है, नाम किसका लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम बात कॉमर्शियल पेपर पे भी लिखती है। मैंने नाम तो लिख कर दिया हुआ है कि ये कॉमर्शियल पेपर भव्य को बिलोंग करते हैं, मतलब उसकी कंपनी को, जो भी है एक्सवाइजेड लिमिटेड को। लेकिन एक्सवाइजेड लिमिटेड को 500 की जरूरत पड़ गई 5 महीनों के बाद, और मैंने 10 महीनों के बाद वापस करने का प्रॉमिस किया। भव्य ने आराध्य की कंपनी को अप्रोच किया पीक्यूआर लिमिटेड को कि आप खरीद लो, आप ले आना एबीसी लिमिटेड से पैसे अपॉन में छोटी, मेरा भी हिसाब किताब कर दो, तो बेटा ये आराम से बेच सकता है। बेटा इसने कॉमर्शियल पेपर बेच दिया, आ गया राधे की कंपनी को। अब आप खुद समझो, क्या बेटा लिक्विडिटी है कि नहीं है? क्या इसका इंस्ट्रूमेंट जो इसके पास कॉमर्शियल पेपर था, क्या तुरंत कैश में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए बोला जा रहा है बेटा कि ये इंस्ट्रूमेंट हाईली लिक्विड है, क्योंकि आराम से ट्रांसफरेबल है, किसी को भी बेच सकते हो। कोई दिक्कत कोई परेशानी अभी तक इस बात में? बढ़ाएं बात को आगे। बेटा शुरू की 3 मैरिट्स डन, अभी फोर्थ मत पढ़ना, ये पढ़ना फ्रेंड।
कहता है कंपनी कैन पार्क देयर एक्सेस फंड इन द कॉमर्शियल पेपर देयरबाय अर्निंग सम गुड रिटर्न ऑन द सेम। बेटा कॉमर्शियल पेपर याद है ना, इशू करने वाली भी कंपनी और खरीदने वाली भी कंपनी। आप खुद सोचो, आपके बैंक अकाउंट में 5 करोड़ रुपए आइडल पड़े हैं, अननेसेसरी पड़े हैं करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में कुछ ब्याज मिलता है, बल्कि चार्जेस लगते हैं। भैया इतना तो मुझसे पड़ा ही है यार, करंट अकाउंट में कोई ब्याज तो नहीं मिलता, बल्कि चार्जेस लगते हैं। मैं कहूँ आपके करंट अकाउंट में 5 करोड़ रुपए आइडल पड़े हुए हैं, बिल्कुल बेकार, कुछ नहीं आ रहा, 3 महीने हो गए खराब पड़े हुए, क्या करो बेटा? कहता है कंपनी अपने उस एक्सेस पैसे को किसी कंपनी के कॉमर्शियल पेपर में पार्क कर सकती है और एक अच्छे रिटर्न कमा सकती है। भैया 0 मिल रहा था करंट अकाउंट में, आपने किसी कंपनी के कॉमर्शियल पेपर खरीद लिए 5 करोड़ के, 8% ब्याज दे रहा है साल की। यार ना करते करते भी 40 लाख रुपए महीना कमा रहे हो उस पैसे पे जिस पे 0 कमा रहे थे। समझ आ रही बात? लेकिन एक बात बताऊं, यहीं से एक लिमिटेशन भी बढ़ जाती है बेटा। कोई भी कंपनी आपके कॉमर्शियल पेपर अपने एक्सेस मनी से खरीदेगी जो आइडल पड़ी हुई है। कोई भी कंपनी अपनी नॉर्मल बिजनेस वर्किंग डिस्टर्ब करके किसी और कंपनी के कॉमर्शियल पेपर नहीं खरीदती। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं बाबू, आप कोई कंपनी हो एशियन पेंट्स, आपको पैसे की जरूरत है, आपने कहा 9% ब्याज दे देंगे कॉमर्शियल पेपर कोई कंपनी खरीद ले, और आपने अप्रोच करा वोल्टास को, टाटा वोल्टास दूसरी कंपनी। बेटा आपको क्या लगता है वोल्टास अपना सारा तामझाम बेच के प्रोडक्शन यूनिट बंद करके आपकी कंपनी के कॉमर्शियल पेपर खरीदेगा? वो तभी कॉमर्शियल पेपर खरीदेगा अगर उसके पास पैसा आइडल पड़ा है, बिल्कुल बेकार पड़ा है, कुछ कमा के नहीं दे रहा। वरना वो क्या करेगा बेटा, वो जितना पैसा उसको लगेगा एक्स्ट्रा पड़ा वही कर सकता है। अगर उसको लगेगा एक्स्ट्रा नहीं है, वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। आपको पता है कंपनियों के रिटर्न कितनी रहती है? 20-20, 15-15%। कल भी बताया था मैंने बाबू। एक तरफ आप उसको लालच दे रहे हो 8-9% का, उसके खुद के बिजनेस में 15 से 20% के रिटर्न है, तो अपने बिजनेस में पैसा लगाना चाहेगा या आपके 8% के कमर्शियल पेपर में? ऑब्वियसली अपने बिजनेस में। वो जितना पैसा लगाता है उसका 15% कमाई आ जाती है उसको। क्या समझते हो वोल्टास को 15 से 20% कमाई नहीं होगी मैन्युफैक्चरर की? भैया सबसे ज्यादा मार्जिन मैन्युफैक्चरर कमाता है। तो बेटा ध्यान रखना, देखो फायदा है कि अगर आपके करंट अकाउंट में पैसे पड़े और आप 0 कमा रहे हो तो 8% कमा सकते हो। पर मैंने साथ साथ लिमिटेशन भी बता दी कि आप अपनी नॉर्मल बिजनेस वर्किंग को डिस्टर्ब करके किसी कंपनी का कमर्शियल पेपर नहीं खरीदोगे। ये नहीं मैं अपना सारा तामझाम बेचता हूँ 8% कमा लेता हूँ, ये कोई नहीं करेगा, क्योंकि 15-20% तो वैसे ही कमा लेते हो अपने बिजनेस में। अभी तक मैंने जितनी बात बोली क्लियर है बेटा? ये पढ़ेंगे और बिल्कुल इग्नोर करेंगे, सिर्फ मैं आपकी तसल्ली के लिए पढ़ा रहा हूं। मैंने इसके साथ जुड़ी हुई एक लिमिटेशन पढ़ा दी, काटा मार देना इसका, मेरिट की कभी नहीं है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, काटा ही है मतलब काटा है। 4 ही मेरिट हो सकती है बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ। पढ़ते हैं। कहता है अ कमर्शियल पेपर प्रोवाइड्स अ कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ फंड, दिस इज बिकॉज देयर मैच्योरिटी कैन बी टेलर्ड टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ इशूइंग फर्म। फर्दर मैच्योरिंग कमर्शियल पेपर कैन बी रीपेड बाय सेलिंग न्यू कमर्शियल पेपर। क्या बेवकूफियत है बेटा? आपको कहता है कि कमर्शियल पेपर की मैच्योरिटी ना चेंज की जा सकती है। कहता है फर्दर मैच्योरिंग कमर्शियल पेपर कैन बी रीपेड बाय सेलिंग न्यू कमर्शियल पेपर। इतना पोर्शन फिर भी सही है, ऊपर का सारा गलत। मतलब कहने का मतलब क्या, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। कहता है आपने किसी कंपनी को कमर्शियल पेपर बेचा 10 महीने के लिए, आपको लगे ना 10 महीनों में पैसे का जुगाड़ नहीं हुआ, आप मैच्योरिटी पीरियड कभी भी चेंज करा दो, उसके बाद जाओ जगह 2-3 महीने बाद पैसे देंगे। सर ऐसा कभी नहीं होता प्रैक्टिकल लाइफ में, कोई भी नहीं सुनेगा। देखो क्लियरली बोल रही है, दिस इज बिकॉज देयर मैच्योरिटी कैन बी टेलर्ड टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ इशूइंग फर्म। कि मैच्योरिटी पीरियड टेलर्ड किया जा सकता है, मतलब चेंज किया जा सकता है, कस्टमाइज किया जा सकता है जब मर्जी। सर ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ लेकिन इस एक्सटेंट तक बात सही है। फर्दर मैच्योरिंग कमर्शियल पेपर कैन बी रीपेड बाय सेलिंग न्यू कमर्शियल पेपर। ये हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, मैं आइडिया दे देता हूँ बाबू। भव्य की कंपनी, इन्होंने मेरे को 5 करोड़ दिए, मेरे से कमर्शियल पेपर ले लिए, 10 महीने के बाद पैसे देने थे। आज बेटा समझ लो 10वां महीना पूरा हो रहा है, मुझे इनके पैसे वापस करने हैं, ब्याज के साथ पैसे का जुगाड़ नहीं हुआ मेरे से। ठीक है जी, 5 करोड़ इनसे लिए थे और 1 करोड़ मान लो ब्याज के लिए, 6 करोड़ देने, मेरे पास पैसों की एडजस्टमेंट नहीं हुई।
मैंने क्या करा, मैंने कोई दूसरी कंपनी ढूंढी, शुभ चावला की कोई कंपनी है, मैंने बेटा इसकी कंपनी को कॉमर्शियल पेपर बेच दिए 6 करोड़ के, यहां से 6 करोड़ आ गए, अब एक ही कंपनी को 6 करोड़ दे दिए। अब ये वाला हिसाब किताब खत्म, मैंने इसके 6 करोड़ देने विद इंटरेस्ट। ये तो मैं कर सकता हूं कि अगर एक कॉमर्शियल पेपर के पैसे देने हैं तो बेटा दूसरी कंपनी को कॉमर्शियल पेपर सोल्ड करके ये पैसे वापसी कर सकता हूं, ये कर सकता हूं। लेकिन मैच्योरिटी पीरियड बदला जा सकता है, मैं भव्य की कंपनी को 10 महीने के बाद कहूँ और 6 महीने बाद पैसे दूंगा, कौन सुन लेगा बेटा? ये नहीं सुना जा सकता। स्पर्श, क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा सा समझ में आ गई ये बात? ठीक है बाबू, कोशिश करेंगे हम ये कोट ही नहीं करेंगे। देखो ये बात मैं प्रूव कर देता हूं कि एनसीईआरटी को कभी कभी कुछ कुछ चीजें खुद ही समझ नहीं आती। क्या आपने पढ़ा ना, इसने बोला मैं छोटी पीरियड बदला जा सकता है, बोला ना, आओ दिखाता हूं। चलो लिमिटेशन पढ़ना, ये लिमिटेशन प्लीज, ये लिमिटेशन खुद पढ़ना। कॉमर्शियल पेपर की फोर्थ मेरिट है, मैच्योरिटी पीरियड बदला जा सकता है, ये पढ़ना। Commercial paper is an impersonal method of financing. As such, if a firm is not in a position to redeem its paper due to financial difficulty, extending the maturity of CP is not possible. कमर्शियल पेपर की मैच्योरिटी को बदलना पॉसिबल नहीं होगा, वहां लिखा हुआ था बदला जा सकता है, इन्हें खुद ही नहीं समझ में आता कि किस तरफ रहे हम, बिन पैंती के लोटे, जिस तरफ वजन भारी देखा उस तरफ शिफ्ट हो गए, है होते हैं ऐसे दुनिया में भी बहुत सारे लोग। अच्छा ये वाला पगड़ा भारी मैं इधर ही कूद दूंगा, दूसरा बारी में मैं कूद दूंगा, ना तुम्हारे सगे ना उनके सगे। तो वही है हालात एनसीईआरटी के भी कभी कभी। तो सर ये लिमिटेशन बिल्कुल करेक्ट है कि कॉमर्शियल पेपर का मैच्योरिटी पीरियड कभी नहीं बदल पाओगे, वो मेरिट नहीं लिखना, इसलिए कह रहा था काटा मारते, बिल्कुल काटा मारते। ठीक है जी, अब आओ बची हुई 2 लिमिटेशन करो और फिर पैक करते हैं बेटा। फटाफट से पढ़ो, दोनों हो चुकी हैं, दोनों दोनों के बारे में बता चुका हूं, पढ़ो फटाफट से, आप पढ़ रहे। कहता जो बहुत फाइनेंशियली साउंड कंपनियां हैं जिनकी बेटा बहुत हाई रेटिंग है, बहुत क्रेडिट वर्दीनेस है, सर वही पैसे ले पाएंगी कॉमर्शियल पेपर से। ये जो बेटा गली मोहल्ले की छोटी मोटी कंपनी, इनके कॉमर्शियल पेपर कोई नहीं खरीदता। ठीक है, ये बढ़ोची, ये मैंने अभी बताई है लिमिटेशन। कहता है द साइज ऑफ मनी दैट कैन बी रेज्ड थ्रू कमर्शियल पेपर इज लिमिटेड टू द एक्सेस लिक्विडिटी अवेलेबल विद द सप्लायर ऑफ फंड एट अ पर्टिकुलर टाइम। सर मैंने बताया वोल्टास अपनी नॉर्मल बिजनेस वर्किंग डिस्टर्ब करके नहीं करेगा आपके कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट, चाहे वो सब 10-11% का लंबे से। कहता है कोई भी कंपनी कितने पैसे दे सकती है आपको, जितने उसके पास एक्सेस में अवेलेबल है, फालतू पड़े हुए हो। अगर वो फालतू नहीं पड़े हुए कभी नहीं खरीदेगा आपका कमर्शियल पेपर, जितना मर्जी लालच दे, वो अपने बिजनेस में ही इन्वेस्ट करना चाहेगा। ठीक है जी, एक बात बताऊं, ये चीज में ना जेंट्स बिल्कुल अलग सोचते हैं और लेडीज की सोच बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल अलग। मैं कहता हूं आपके पिताजी का एक बिजनेस है और मान लो बेटा मोबाइल एसेसरी, मोबाइल पार्ट्स का काम करते हैं, ठीक है जी, वो जानते हैं बेटा, और रिटेल काउंटर है, आपको भी पता है रिटेल काउंटर में मार्जिन कैसा होता है, 20% 30% आराम से बचता है। उनके ना दिमाग में चल रहा है कि यार कहीं से 2 लाख 3 लाख रुपए आ जाए और मैं क्या करूं, बिजनेस में इन्वेस्ट करूं और माल लेके आता हूं। ठीक है जी, और इतने में आपकी माता जी निकल कर आए कि पिछले 5 साल से मैं पैसे जोड़ रही थी, वही जो आपकी जेब खाली करके मैंने निकाले 2 लाख रुपए हो गए, एफडी करा दो, लिख के ले लो। आपके पिताजी कभी फेवर में नहीं होंगे एफडी करा दो, क्योंकि उनको पता है वहां से 6% रिटर्न आएगा और यही पैसे मैं धंधे में लगा दूंगा तो 20-30% वैसे ही कमा लूंगा। ठीक है ना, वो बात अलग है, इस चलनी सुप्रीम कोर्ट की है, माता जी ने चोरी रख देनी गले में, भाई सब सुबह पोस्ट ऑफिस में एफडी होगी। लेकिन एक्चुअली में ऐसे ही होगा ना, जेंट्स तो ऐसा ही सोचते हैं ना कि ये पैसे बिजनेस में तो 20-30% कमा लेंगे, तुम कहाँ पड़े हुए इस चक्करों में 6% के। समझ में आ रही है बेटा बात?
तो बाबू यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वोल्टास कभी नहीं खरीदेगा कमर्शियल पेपर अगर उसको लगेगा नहीं बिल्कुल एक्सेस है। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। कल आपने बेटा 3 चीजें सुनानी है, रिटेन अर्निंग, कमर्शियल पेपर एंड पब्लिक डिपॉजिट्स। ठीक है जी, कमर्शियल पेपर याद हो गया या पब्लिक डिपॉजिट याद हो गया, एक हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली खत्म है बेटा। ठीक है जी, और रिटेन अर्निंग वैसे ही बहुत सिंपल था बेटा, एक एक लाइन लिखी हुई है मेरिट डिमेरिट में तो। ठीक है जी, 6 सोर्स ऑफ फाइनेंस खत्म हो गए आउट ऑफ 17। अब बहुत तेजी से हम बढ़ेंगे। अब एक एक दिन में ऐसा भी होगा, दो दो तीन तीन एक एक दिन में ही खत्म हो जाएंगे। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों।